पर। नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं सियासत। आज जिस तरह से राजनीति गरमाई हुई है, सियासत जिस तरह से चल रहा है, संसद में 22 तारीख से पार्लियामेंट शुरू हो रहा है और लगातार कोशिश हो रही है कि कैसे संसद में सरकार को घेरी जाए। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र के शुरू होने में केवल 2 दिन ही बचे हैं, लेकिन दीदी ममता बनर्जी सरकार की मुश्किलें बढ़ाने के लिए कमर कसती दिखाई दे रही है। 22 तारीख से शुरू हो रहे संसद के शीत सत्र में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर अड़ गई है। यूपीए सरकार से नाता तोड़ने के बाद ममता के इस कदम से केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है। उधर बीजेपी इस पर अपने अपने पत्ते फिलहाल खोलती दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार के लिए आगामी शीतकालीन सत्र काफी मुश्किल भरा हो सकता है। जी हां, दीदी यानी ममता बनर्जी टेंशन दे दी हैं यूपीए सरकार को। ममता बनर्जी एफडीआई के मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव लाने पर अड़ गई हैं। ममता बनर्जी के कड़े रुख से इस बात से समझा जा सकता है कि उन्होंने इस मामले पर सीपीएम के नेताओं से भी बात की। आइए सबसे पहले देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। কারণ আমি মনে করি পলিটিক্যাল পার্টির ইডিওলজিকে আমরা কাউকে ইডিওলজিটাকে পছন্দ করি না করি এটা নিয়ে তর্ক বিতর্ক আছে, কিন্তু মানুষ হিসেবে কাউকে আমি অচ্ছুত মনে করি না, আনটাচেবল মনে করি না। এবং তাই আমি এখনো বলছি, আমি আগেও বলেছি আমি বামপন্থী সবাই খারাপ, এটা আমি কখনোই বলি না। এটা আজকে নয়, যা প্রথম দিন বলেছি আজকেও তাই কথাই বলছি। এবং সেই জন্য বলছি পরিষ্কারভাবে যে দরকার ওনাদের আনতে বলুন না। শুধু একটা নিশ্চিন্ত করতে হবে, তারা কংগ্রেসের সাথে ভাগবাটোয়ারা করে উইথড্র করবে না, শুধু একটা নিশ্চিন্ত করতে হবে। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी की बैठक में कोई फैसला नहीं हो पाया और आज शाम को एनडीए की बैठक में इस पर फैसला होने की बात की जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं इस मुद्दे पर बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड और समाजवादी पार्टी का क्या रुख है। सभी जानते हैं कि बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी की एग्जीक्यूटिव की बैठक की चर्चा के फैसलों के बाद हम एनडीए के साथ ही बैठकर चर्चा करते हैं और चर्चा के निष्कर्ष के बारे में हम आपको बताएंगे। तो शाम को हमारे एनडीए की बैठक है। हमने जो अपना अभी चर्चा करके मानस बनाया है, इसके बारे में एनडीए से चर्चा करेंगे और शाम में आपको हम विस्तार से बताएंगे। देखिए, अभी तक नो कॉन्फिडेंस वाली बात सिर्फ ममता बनर्जी की ओर से आई है। बाकी किसी पार्टी ने अभी तक इस मामले में अपना पत्ता खोला नहीं है। अब एनडीए की बैठक होने वाली है, उस एनडीए की बैठक में हम लोग तय करेंगे हम लोगों का स्टैंड क्या होगा। वैसे हमारी पार्टी की ओर से लोकसभा में शरद यादव जी ने मैंने एफडीआई पर बहस का प्रस्ताव दिया है और दोनों धाराओं में बहस का प्रस्ताव दिया है। एक धारा में वोटिंग भी हो सकता है और एक धारा में डिबेट हो सकता है। राज्य सरकारों को केंद्र सरकार से सहयोग चाहिए होता है, तो बेटर होता है कोई सेटलमेंट, कोई एडजस्टमेंट हो। बहुत सी बातें हमें नागवार है कांग्रेस की, लेकिन उस तमाम नागवारी के बावजूद भी कांग्रेस को समर्थन जारी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि हमें कांग्रेस अच्छी लग रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में न आए उसके लिए हर कोशिश की जा रही है। तो एफडीआई के मसले पर केंद्र की यूपीए सरकार को घेरने के लिए अपने अपने तरीके से चाल चली जा रही है। वैसे में ममता बनर्जी सबसे आगे हैं, लेकिन इन तमाम मसलों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर हमारे उदय सिन्हा जी हैं और साथ ही साथ हमारे सहयोगी रजनीश त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उदय सिन्हा जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो स्थिति देखने को मिल रही है, क्या लग रहा है कि ममता बनर्जी जो लगातार हाथ पैर मार रही हैं, उस हाथ पैर मारने के सिलसिले में कामयाब हो पाएंगी?
नहीं, मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी की जो मुहिम है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, उस अविश्वास प्रस्ताव को लाने में ममता बनर्जी की बात लोग मान लेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। इसकी वजह एक बहुत साफ है। देखिए, इसको समझना चाहिए कि आपका अविश्वास प्रस्ताव किसी के लिए विश्वास प्रस्ताव भी हो सकता है। अगर फर्ज कीजिए आप सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव ले आए और सरकार अगर जीत गई, एक मत से भी जीतती है, तो वो सरकार के लिए विश्वास प्रस्ताव में तब्दील हो जाती है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये अविश्वास प्रस्ताव को विश्वास प्रस्ताव में तब्दील होने नहीं देना चाहेगी, चाहे वो लेफ्ट हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी हो। जहां तक बात एक पर्टिकुलर इशू का है, एफडीआई पर चर्चा का है, इस पे सहमति हो सकती है। दूसरी एक और भी बात है कि जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो अविश्वास प्रस्ताव का मतलब है सरकार के पूरे क्रियाकलाप, कार्यकाल और तमाम मुद्दों पर सरकार की बहस होगी। उसका दायरा बढ़ गया। जब दायरा बढ़ गया तो बहुत सारे लोग जो एफडीआई पर सरकार का विरोध भी करते, वो संभव है कि सरकार के पक्ष में चले जाएंगे। इसलिए मुझे कतई नहीं लगता कि ममता बनर्जी के द्वारा ये आहूत जो अविश्वास प्रस्ताव है, इसके बायर्स मिलेंगे। इसके लिए कोई राजनीतिक पार्टी सहमत नहीं होगी। बिल्कुल संभव नहीं है। 19 सांसद के भरोसे कम से कम 50 सांसद चाहिए ममता बनर्जी को, लेकिन अभी फिलहाल उनके पास वो आंकड़ा नहीं है। और हमारे सहयोगी रजनीश त्रिपाठी जुड़े हुए हैं और इस तमाम खबर पर जरा उनसे जानते हैं कि बीजेपी की बैठक हुई है, शाम में एनडीए की बैठक है, इन तमाम मसलों पर क्या रुख बनता दिख रहा है उन्हें। रजनीश, आपसे जानना चाहेंगे क्या स्थिति है। बीजेपी की मीटिंग खत्म हो गई है, उसके बाद एनडीए की बैठक है। पूरी हालात अगर देखी जाए तो अब ममता बनर्जी सिर्फ एक ही ओर देख रही है, वो एनडीए और बीजेपी की ओर। क्या रास्ता बनता दिख रहा है? लेकिन राजेश, सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी ममता बनर्जी का साथ क्यों दे। ममता बनर्जी ना तो उनके अलायंस में जुड़ती है, ना उनके कहीं आसपास भटकती हैं। जेडीयू एक ऐसी पार्टी है जो कि बीजेपी की मजबूरी है जेडीयू के साथ रहना, क्योंकि जेडीयू ने पहले भी कह दिया है कि हम चाहते हैं सदन के अंदर चर्चा हो। ममता बनर्जी चाहती है अविश्वास प्रस्ताव लाए, तो बीजेपी उनके साथ क्यों जाएगी? सवाल सबसे बड़ा ये उठता है। क्योंकि इसके पहले अगर हम जाए, थोड़ा सा भूतकाल में जाए, तो राष्ट्रपति चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी से ये कहा था कि आप संगमा को सपोर्ट दीजिए, तो ममता बनर्जी ने संगमा को सपोर्ट न देकर प्रणब मुखर्जी को सपोर्ट दिया था। तो पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, हम अगर उपराष्ट्रपति की बात करें तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी से समर्थन मांगा था, ममता बनर्जी ने समर्थन नहीं दिया। तो जिस तरह आज उस समय ममता बनर्जी ने समर्थन नहीं दिया था, तो इस समय बीजेपी उनका समर्थन क्यों देगी? क्योंकि बीजेपी ये जानती है कि सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। सरकार को जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा सरकार के खिलाफ, उसमें कितना फायदा। अगर अविश्वास प्रस्ताव में, जैसे उदय सिन्हा जी ने कहा कि अगर सरकार विश्वास प्राप्त कर लेती है तो किरकिरी किसकी होगी? ममता बनर्जी के पास 19 सांसद है, वो तो बच के निकल जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में ममता बीजेपी है। तो बीजेपी अपनी इस किरकिरी से बचने के लिए ममता की सहायता शायद न दे, क्योंकि दूसरी तरफ जेडीयू उनके सहयोगी पार्टी है। जेडीयू ने पहले ही कह दिया है कि हम सदन के अंदर चर्चा चाहते हैं। तो बीजेपी, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस का साथ देगी। बिल्कुल। रजनीश, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे आगे भी इस खबर पर जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन पहले जरा देख लें कि विपक्षी पार्टियां सरकार के खिलाफ लामबंद होती दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस फिलहाल इससे दबाव में आती नहीं दिखाई दे रही। उसके नेता संसद में अपने आंकड़ों को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। इसका हर प्रवक्ता, हर नेता यही कह रहा है कि सरकार को बचाने के लिए संख्या मत मौजूदा यूपीए के पास है। टर्म अपना समय तो लगातार कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है और लोकसभा में आंकड़े कांग्रेस की तरफ है, यूपीए सरकार की तरफ है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आंकड़ों का खेल होता है। वैसे इस स्थिति में आंकड़े पूरी तरह से यूपीए के साथ में है, लेकिन ममता बनर्जी ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की जो बात कही है, उससे राजनीति जरूर तेज हो गई है और इसको लेकर पूरी तरह से सरकार को इस शीत सत्र में किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, इसी संबंध में हमारे संवाददाता कौशलेंद्र ने बात की जल संसाधन मंत्री हरीश रावत से। पार्लियामेंट सेशन शुरू होने को है और सरकार के सामने कुछ नई चुनौतियां हैं। आइए इसके लिए बात करते हैं हम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री श्री हरीश रावत जी से।
सर आपको क्या लगता है कौन सी चुनौतियां हैं सरकार जिसे फेस करेंगे आगे आने वाले सेशन में? नहीं, एक सामान्य जिस तरीके से और सेशन हुए हैं ये उसी प्रकार का सेशन है। और कुछ समय से विपक्ष ने एक परंपरा बना दी है, हमारे कुछ मित्र भाजपा दूसरे मित्र, कि वो सदन नहीं चलने दे रहे। लेकिन इस बार जो अभी तक संकेत मिले हैं, उन्होंने कहा कि हम संसद में चर्चा करेंगे, और चर्चा वो जिस नियम के तहत चाहें, क्योंकि पार्लियामेंट चर्चा के लिए है और हम चर्चा का स्वागत करते हैं। किस नियम के तहत चर्चा होगी ये निर्धारित करना जो है, जो पीठासीन अधिकारी हैं उनका दायित्व है, और उनका जो आदेश होगा उसका सरकार स्वागत करेगी। सर पॉलिसी मेकिंग टोटल प्रोरोगेटिव है गवर्नमेंट का, और केंद्रीय कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि एफडीआई रिटेल में होना चाहिए, और इस पे पार्लियामेंट में वोटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है। लेकिन क्या लगता है कि 184 के रूल के तहत कोई बहाना खोज रही है ओपोजिशन जिससे कि पार्लियामेंट को फिर से डिस्टर्ब कर सके? देखिए, हम उनके इरादे पर संदेह नहीं करेंगे, हम ये मान करके चलेंगे कि वो अनंतो गत्वा जो पीठासीन अधिकारियों का निर्णय होगा उसको स्वीकार करेंगे और पार्लियामेंट चलने देंगे। और ये बात बिल्कुल दिन के उजाले की तरीके से साफ है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर सरकार के जो शासकीय आदेश होते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होते हैं, उन ऑर्डर्स पर चर्चा नहीं होती है, और वोटिंग तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप एक गलत परंपरा की शुरुआत करेंगे तो वो देश के लिए आगे नुकसानदेह साबित हो सकती है। ये कांग्रेस सरकार का या यूपीए सरकार का सवाल नहीं है, आगे का सवाल भी है। तो सरकारों के लिए फिर यदि हर निर्णय सरकार का शासकीय निर्णय पार्लियामेंट की स्क्रूटनी के लिए आएगा और उस पर वोटिंग होगी तो सरकारों के लिए निर्णय करना कठिन हो जाएगा। और आज जिस तरीके की चुनौतियां हैं, बदलता हुआ परिवेश है, इसमें सरकार को प्रतिदिन कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब का भी ये कहना था कि वो लोकपाल कैबिनेट में आने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी ने भी ये ऐसा रिकमेंडेशन दिया है, तो आप क्या इसे पर्सनल नोट पे वेलकम करते हैं? देखिए, सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आई है, उसमें ये प्रोविजन किया गया है, ये समाचार पत्रों में आया है, जैसा पूरा डिटेल देखते हैं क्या आया है, और हम समझते हैं सेलेक्ट कमेटी को हमेशा सरकार ने और संसद ने बड़ा महत्व दिया है। शुक्रिया सर। तो हम बात कर रहे थे केंद्रीय मंत्री श्री हरीश रावत जी से, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। तो उनका ये कहना था कि आगामी जो संसद का सत्र है उसमें कोई परेशानी नहीं होगी और पार्लियामेंट को वो अच्छे से मैनेज कर लेंगे, सरकार अच्छे से मैनेज कर लेंगे। कैमरामैन नितिन शर्मा के साथ कुमार कौशलन, चैनल 1। जी हां, कांग्रेस और कांग्रेस के तमाम मंत्री लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव ममता बनर्जी लाने में सफल नहीं हो पाएंगे। और हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर उदय सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। उदय सिन्हा जी, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि ममता बनर्जी भी पुरानी राजनीतिक खिलाड़ी हैं, वैसे स्थिति में वो तो अच्छी तरह से जान रही हैं कि उनका अविश्वास प्रस्ताव मुश्किल है, लेकिन अंत में आज जिस तरह से उनका एक बयान आया है कि या तो लेफ्ट लेकर आ जाए अविश्वास प्रस्ताव या एनडीए लेकर आए, हम समर्थन करेंगे, इसका क्या कहा जा सकता है कि हार पहले इन्होंने मान ली है? ये सब इस वाक्य को देखकर ऐसा है कि ममता बनर्जी की सुई किसी खास मुद्दे पर अटक जाती है, और इसमें भी ममता बनर्जी की सुई अटक गई है अविश्वास प्रस्ताव पर। चर्चा में उनको बहुत ज्यादा रुचि मैं नहीं देख रहा कि अगर वो चर्चा में रुचि उनकी होती तो नियम 184 के तहत वो कहते हैं कि आइए हम इस पे चर्चा करते हैं, और सरकार अगर मान लीजिए हार गई तो सरकार चली जाएगी, लेकिन उसमें उनकी रुचि नहीं है। वो अविश्वास प्रस्ताव लाना चाह रही हैं, और सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का मतलब है कि अगर सरकार आश्वस्त है कि वो जीत जाएगी तो निश्चित तौर पर इसमें किरकिरी होगी, विपक्ष की किरकिरी होगी और ममता बनर्जी की भी किरकिरी होगी। लेकिन वो अविश्वास प्रस्ताव पर अड़ी हुई है और वहीं पर उनकी सुई अटकी हुई है। मैं तो इसमें देख रहा हूं कि कहीं से किसी तरीके से ये बहुत दूर की बात है, हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन ये तो अल्टीमेटली ममता बनर्जी सरकार की मदद कर रही है। बिल्कुल सरकार की मदद कर रही हैं, लेकिन ऐसे स्थिति में लेफ्ट की भूमिका को लेकर पहले गुरुदास दासगुप्ता ने कहा कि मैं ममता बनर्जी अगर अविश्वास प्रस्ताव लाती हैं तो हम समर्थन करेंगे। अब अपने पुराने बयान पर लेफ्ट पलट गई है। नहीं, लेफ्ट पलट गई। देखिए, जो मैं ये इनका बयान देख रहा था प्रकाश करात का, और प्रकाश करात सीपीआईएम में क्योंकि लेफ्ट फ्रंट के नेतृत्व जो है एक तरीके से मानना चाहिए कि सीपीआईएम के पास है, और प्रकाश करात बिल्कुल स्पष्ट थे वो पहले से ही कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाके सरकार को विश्वास क्यों दें।
क्योंकि अगर हम अविश्वास प्रस्ताव में हारते हैं तो वो सरकार के प्रति विश्वास होगा। हम अपने कॉस्ट पर सरकार को क्यों फायदा होने दें। ये प्रकाश कारात का स्टैंड जो है वो बिल्कुल सही स्टैंड है और ऐसा ही होना चाहिए। दूसरी बात है कि सरकार के पूरे क्रियाकलाप पर हम चर्चा नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि क्रियाकलाप पर अगर हम चर्चा करेंगे तो जो एफडीआई पर यूपीए के कुछ गठबंधन दल जो हैं, जो पार्टियां हैं, वो भी एफडीआई की खिलाफत कर रही हैं, लेकिन वो सरकार पर जैसे ही आप चर्चा करेंगे, सरकार पर उंगली आप जैसे ही उठाएंगे तो सारे लोग एकजुट हो जाएंगे। ये विपक्ष की स्ट्रेटजी के तहत भी ये बात सूट नहीं करती और ममता बनर्जी की सुई वहीं अटकी हुई है कि अविश्वास प्रस्ताव या तो हम लाएंगे या आप लाएं। अगर हम नहीं ला रहे हैं तो आप ले आए, लेकिन सवाल इस बात का है कि क्यों लाएं। बिल्कुल, आखिर क्यों लाएं। और जिस तरह से विपक्ष जानबूझकर अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारेगी और सत्ता पक्ष को मजबूत होने का एक संदेश आम जनता के बीच में ले जाने का मौका नहीं देगी। रजनीश त्रिपाठी भी हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश, एनडीए की बैठक होने वाली है शाम में, बीजेपी के तरफ से इस पूरे मसले को रखा जाएगा। हालांकि शिवानंद तिवारी ने भी कहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। वैसे स्थिति में क्या माना जाए कि एनडीए ने अब पूरी तरह से खारिज कर दिया है ममता बनर्जी के आग्रह को? बिल्कुल राजेश, अगर हम बात करें, अगर हम इसके पहले मानसून सत्र की बात करें, जब विपक्ष ने और जिसमें बीजेपी ने हंगामा किया था काफ़ी मुद्दों को लेकर, तो उसमें भी जेडीयू ने कहा था कि हम चर्चा चाहते हैं। लगातार जो सदन की कार्रवाई लगातार स्थगित होती जा रही है, जिसमें देश का पैसा, जनता का पैसा जा रहा है, इसके लिए हम बीजेपी का साथ नहीं देंगे, हम चाहते हैं चर्चा हो। इसीलिए शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले ही जेडीयू ने अपना मंतव्य अपना साफ कर दिया कि हम चाहते हैं चर्चा हो। और बीजेपी, मुझे लगता है कि जेडीयू आज जो एनडीए की बैठक है उसका साफ मतलब यही है कि जेडीयू को समझाए कि क्या करें, क्योंकि जेडीयू ने पहले ही साफ कर दिया कि हम चर्चा चाहते हैं। तो उसमें दोनों की जब बैठक होगी, पार्टियों की एनडीए की पूरी बैठक हो, उसमें चर्चा की जाएगी कि आखिर क्या किया जाए, क्योंकि परसों से शीतकालीन सत्र शुरू होगा। लेकिन ममता बनर्जी की बात किया जाए, जो कहा जा रहा है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, पहले वो 50 का आंकड़ा पूरा करें। जब 50 का आंकड़ा पूरा करेंगे तब वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकती हैं। बिल्कुल, उनके पास खुद ही 19 सांसद है, 50 नहीं है, तो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे कहां से? बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है रजनीश। निश्चित रूप से इनके पास विकल्प नहीं है। यही वजह है कि इधर उधर हाथ पांव मार रही हैं। भले ही ममता बनर्जी वाम दलों के समर्थन की बात कह चुकी हैं, लेकिन वाम दलों के रुख पर इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि कल तक वो इस मुद्दे पर ममता के साथ नहीं दिखाई दे रही थी। आज नो कॉन्फिडेंस मोशन हम समझते हैं दैट विल नॉट बी द राइट टैक्टिक। अभी जो पार्लियामेंट में पार्टियों की समझ है और बनावट है, उसमें वो नो कॉन्फिडेंस मोशन अभी जीत नहीं पाएगी। सो वी डोंट वांट टू मेक पॉलिटिकली, इट इज नॉट हेल्पफुल फॉर अस। फॉरगेट अबाउट गवर्नमेंट, व्हाई शुड वी हेल्प द गवर्नमेंट टू विन अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट? वामपंथी पार्टियां आपस में बातचीत करके इस निश्चित निष्कर्ष पे पहुंचा कि अगर सरकार को एफडीआई लाने का जो उनका प्रयास है उससे रोकना है, तो बेहतर ये होगी कि वोटिंग रेजोल्यूशन के ऊपर दोनों सदन में इस सवाल के ऊपर चर्चा किया जाए। जी हाँ, चर्चा की जाए, लेकिन अब सवाल ये उठता है चर्चा हो तो कैसे हो? क्या माना जाए ममता बनर्जी का इस तरह का अविश्वास प्रस्ताव लाने के हट? उदय सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पे? यूपीए से अलग होने के बाद तुरंत जिस तरह से लगातार आक्रामक मुद्रा में और राजनीति कर रही हैं, यूपीए पर लगातार हमला कर रही हैं, ये ममता बनर्जी की कहीं ना कहीं छटपटाहट नहीं कह सकते क्या? जी बिल्कुल, देखिए एक तो छटपटाहट है, दूसरा उनको अपने रिकॉग्निशन की भी बहुत चिंता है, क्योंकि वो उनको ऐसा लग रहा है कि इसके पहले राष्ट्रपति के चुनाव के मुद्दे पर वो कहीं ना कहीं से जनता की नज़रों से और पॉलिटिकल पार्टियों की नज़रों से किनारे हो गई हैं और वो सेंटर स्टेज ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स में उनको रहने की आदत है। वो चाह रही हैं कि फिर से सेंटर स्टेज पर आए। लेकिन एक बात इसमें देखिए, नीलोत्पल बसु जो अभी बात कह रहे थे आपके चैनल 1 के संवाददाता से, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे थे। वो कह रहे थे कि चर्चा चाहिए, और चर्चा क्या चाहिए? उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, वोटिंग रिजोल्यूशन के तहत चर्चा चाहिए। वोटिंग रिजोल्यूशन क्या है? नियम 184 है। 184 के तहत वोटिंग रिजोल्यूशन है, वोटिंग होगा, सिर्फ एफडीआई पर चर्चा होगी। एफडीआई पर चर्चा होगी और सरकार अगर हार गई तो ठीक, और नहीं हारी तो भी ठीक। उसमें किसी की किरकिरी नहीं होने जा रही है। विपक्ष चाह रहा है कि आप इस पे चर्चा करें
और चर्चा हो जाए। अब ये मामला दूसरा बिल्कुल फंस गया है कि क्या जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स हैं, उन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स पर नियम 84 के तहत चर्चा हो सकती है क्या। अब ये व्यवस्था का प्रश्न है, पीठासीन अधिकारी इसको तय करेंगे कि ये हो सकती है कि नहीं हो सकती है। हरीश रावत बहुत स्पष्ट कह रहे थे कि ये पीठासीन अधिकारी ही इसको तय करेंगे, और ठीक बात है, उसमें अगर वो चर्चा हो रही है तो ठीक है। ममता बनर्जी का जो हट है, ये हट सिर्फ अपनी बात ऊपर रखने वाली हट है। वो ये नहीं चाह रही हैं कि सरकार को घेरा जाए, वो चाह रही हैं कि अगर सरकार घिर नहीं रही है तो साफ निकल जाए, और इसीलिए मुझे कभी कभी शक होता है कि वो कहीं ना कहीं से सरकार की मदद कर रही है। ये ममता बनर्जी की अगर अब तक सिन्हा जी पॉलिटिक्स करने का स्टाइल अगर देखा जाए, इस तरह से लीक से हटकर इस तरह का शुरू से उन्होंने पॉलिटिक्स किया है? नहीं, वो उनको एक ये लग गया है, देखिए कि विम्सिकल पॉलिटिक्स का भी अपना एक स्पेस है इस भारतवर्ष के पॉलिटिक्स में, कि आप अगर विश्वसनीय नहीं रहें और आप कुछ भी जो भी अंदर से आवाज उठ रही हो आप उसके साथ अगर हो जाएं, तो इस पॉलिटिक्स की वो अधिष्ठात्री हैं और इसी पॉलिटिक्स में उनकी महारत है। हालांकि पहले ऐसे ही कुछ मायावती भी थी, लेकिन मायावती अब बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन के तहत वो उभर गई हैं, क्योंकि उनके पास अपना एक वोट बैंक का जो आधार है, उस वोट बैंक को अक्षुण्ण भी रखना है। कभी जयललिता भी इसी तरह किया करती थी अटल जी के समय में। लेकिन मायावती और जयललिता से ममता बनर्जी भिन्न इस मामले में है कि उनका वोट बैंक नहीं है। वो एक साथ एड्रेस करती हैं तमाम लोगों को, पश्चिम बंगाल के लोगों को भी एड्रेस करती हैं, गरीब मानुस को भी करती हैं, और माँ माटी मानुस का उनका ये है, वो पूरे हिंदुस्तान को कर लेती हैं। और उसमें अगर रेलवे में उन्हीं के मंत्री अगर कुछ किराए बढ़ा देते हैं, कुछ अगर हो जाता है तो उनको हटवा देती हैं। ये विम्सिकल पॉलिटिक्स का स्पेस उन्होंने खुद तलाशा है और ये उन्हीं के साथ खत्म भी होगा। अगर उनकी पार्टी को ये स्पेस नहीं दिया जाएगा तो फिर ये खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि भारत जैसे लोकतंत्र में विम्सिकल होने का कोई यहाँ पर स्थान नहीं है। बिल्कुल कोई स्थान नहीं है। और एक बार फिर से सीधे चलते हैं, रजनीश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, जिस तरह से ममता बनर्जी लगातार हर दरवाजा खटखटा रही है, हर लोगों से अपील कर रही है कि एफडीआई के मसले पर आप हमारे साथ आ जाओ, लेकिन कोई भी दरवाजे पर उन्हें विश्वास नहीं मिल रहा है। वैसे में अविश्वास प्रस्ताव का जो राग लगातार अलाप रही हैं, वक्त काफी कम है। क्या आपको लग रहा है कि ममता बनर्जी इस पूरे मकसद पर कामयाब हो पाएंगी या सिर्फ चर्चा भर ही बनकर रह जाएंगी? देखिए राजनीति की उस राजनीति में कुछ भी असंभव या संभव नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। ममता बनर्जी हो सकता है कि 50 सांसद मिल जाए, या हो सकता है कि ना मिले, क्योंकि अभी तो ज़्यादा उम्मीद यही है कि उनको 50 सांसद नहीं मिलेंगे। अविश्वास प्रस्ताव लाना बड़ी दूर की बात है। और दूसरी बात, जो और विपक्षी पार्टियां वो ये चाहती हैं कि 184 के तहत चर्चा हो, उसके बाद मतदान हो, ताकि ये पता चले कि कौन एफडीआई के विरोध में है और कौन सरकार के पक्ष में है। तो उसमें पता चल जाएगा कि जो लोग एफडीआई के लेकर विरोध कर रहे हैं सरकार के साथ कितने लोग हैं। क्योंकि जैसे उदय जी ने कहा कि जब भी सरकार के ऊपर कोई खतरा होता है तो सब सरकार की तरफ जा जाते हैं, सपा या बसपा हो, क्योंकि सपा भी एफडीआई की विरोध करे। लेकिन मैं जहां तक मुझे लगता है कि अगर सरकार के ऊपर कोई उंगली उठाता है तो सपा बसपा उनकी तरफ चल जाएगा और सरकार को कोई खतरा नहीं होगा। अब विश्वास प्रस्ताव की जहां तक बात है, सबसे पहले ममता बनर्जी अपने आप में विश्वास पैदा करें, अपने सांसदों को विश्वास मिले, उसके बाद हो वो अविश्वास प्रस्ताव लाएं। बिल्कुल, पहले अपने अंदर विश्वास पैदा करना होगा। एक सवाल सिन्हा साहब यहाँ पर उठ रहा है कि हमें लग रहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी के पास बहुत है बचने के लिए। सपा और बसपा एक अच्छा विकल्प है और निश्चित रूप से पूरी तरह से सुरक्षित है यूपीए सरकार। यही वजह है कि उनके तमाम मंत्री, तमाम नेता दावा कर रहे हैं कि हमें लग रहा है कि 184 के तहत अगर लोकसभा में चर्चा हो जाए, वोटिंग हो जाए, वहां सरकार सुरक्षित है। राज्यसभा में अल्पमत में है, लेकिन 167 के तहत वहां भी चर्चा होती है तो वहां भी वोटिंग होती है। लेकिन बसपा और सपा उसके पास सपोर्ट में खड़े हैं, आरजेडी सपोर्ट में खड़ा है, तो वैसे स्थिति में सरकार गिरने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि सपा और बसपा ये दो ऐसी पार्टियां हैं, दो ऐसी बैसाखियां हैं जिस पर सरकार बहुत ही सुरक्षित है। अब ममता बनर्जी की, मैं यहीं पर ममता बनर्जी को शक की निगाह से देखता हूं कि ममता बनर्जी को अगर एफडीआई पर अगर चर्चा करवानी है तो हम सब जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ये दोनों एफडीआई के पक्ष में नहीं है और कभी भी एफडीआई के पक्ष में ये दोनों पार्टियां वोट नहीं करेंगी, इसलिए कि इनको अपनी राजनीति भी करनी है। ठीक उसी प्रकार
डीएमके भी एफडीआई के खिलाफ है। एफडीआई पर हालांकि उन्होंने अपना अभी तक मुंह नहीं खोला है कि वो किस ओर है, लेकिन ये स्पष्ट है कि वो एफडीआई के पक्ष में नहीं है। तो ममता बनर्जी एफडीआई पर चर्चा नहीं कर रही हैं। ममता बनर्जी एफडीआई पर चर्चा कराने के पक्ष में नहीं है। ममता बनर्जी सरकार के क्रियाकलाप और सरकार के कार्यकाल पर चर्चा करा रही हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाकर। अगर अविश्वास प्रस्ताव वो लाना चाह रही हैं तो सरकार ओवरऑल सरकार की क्रिटिसिज्म अगर होगी तो उसमें डीएमके भी सरकार की तरफ चली जाएगी, बहुजन समाज पार्टी भी चली जाएगी और मुलायम सिंह भी चले जाएंगे। तो इससे अल्टीमेटली फायदा किसको होगा? अल्टीमेटली फायदा सरकार को होगा। तो ये ममता बनर्जी जो जिद उनकी है कि नहीं, हमने कह दिया कि इसका रंग लाल है तो ये लाल ही है, अब बाकी सारे लोग चाहे कहते रहें कि नहीं नहीं ये नीला है, बोले नहीं नीला नहीं है, सब किसी को लाल कहना होगा। तो ये ममता बनर्जी जो विम एंड फैंसी है जिसके तहत ममता बनर्जी राजनीति करती हैं, वो हमारे ख्याल से बहुत ज्यादा दिनों तक चलने वाली राजनीति नहीं है। भावनात्मक आधार पर ममता बनर्जी ने चुनाव जीत लिया और आप देखिए कि कैसे नक्सलाइट्स का और नक्सलियों की भावनाओं का उन्होंने किस तरीके से अपने पक्ष में इस्तेमाल किया और बाद में नक्सल विरोधी हो गई। तो ममता बनर्जी जो चलती हैं वो पेंडुलम जो है 180 डिग्री पर चलता है। पेंडुलम का जो कांटा है इधर गया फिर इधर गया, इधर गया इधर, इसी तरीके से ममता बनर्जी हैं। अस्थाई भाव में, स्थिर भाव में ममता बनर्जी राजनीति नहीं करती। बिल्कुल उदय सिन्हा जी और साथ ही साथ रजनीश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे पूरे कार्यक्रम के दौरान। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, जिस तरह से हमारे मैनेजिंग एडिटर उदय सिन्हा जी ने कहा कि भावनात्मक राजनीति नहीं चलती है, लेकिन ममता बनर्जी इसी तरह की राजनीति कर रही हैं। लेकिन ये बंगाल नहीं, केंद्र का राजनीति है और केंद्र की राजनीति कैसे चलेगी कुछ ही वक्त में पता चल जाएगा एनडीए के बैठक के बाद। फिलहाल सियासत में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।